हेलो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स के हैं पार्ट 3 या थर्ड ईयर के, वही सेम ही होता है। अगर आप हैं, आपके पास जो बुक होगी BHIC 114, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप पार्ट 2, ठीक है, इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर रीड करके जाना है। और इस क्वेश्चनों को करने के लिए अगर आपके पास बुक है तब आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन की जो मार्किंग करवाने वाला हूं यानी निशान लगाने वाला हूं, मैं किताब में ही बताऊंगा। इसलिए चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, कोई भी अगर आपका मीडियम है तो आप अपनी बुक, आपको जो इग्नू की तरफ से मिली है उसको निकाल लीजिए। अगर बुक नहीं मिली है तो आप इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए पेन और पेपर पर, ठीक है। और एक एक चैप्टर के जितने भी चैप्टर हैं सबका मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसे आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे अगर मैं बुक में आता हूँ तो आप देखेंगे BHIC 114 114 है। जैसे आप देखेंगे आधुनिक यूरोप का इतिहास पार्ट 2, ठीक है, 1780 से लेकर के 1939, मोस्टली अगर आप देखेंगे तो सेकंड वर्ल्ड वार तक ये चलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूरा ये बुक, आपकी बुक भी इसी तरह से होगी क्योंकि ये पूरी किताब ही मैंने ओपन कर रखी है, इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसी में से आपको क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पर समरी देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं। भाई मेरे इसमें टोटल अगर मैं बात करूँ ना तो टोटल 17 चैप्टर हैं, ठीक है, देख रहे हैं 17 चैप्टर हैं। और इस 17 के 17 चैप्टर में से मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, हर एक चैप्टर के बारे में चलेंगे, ठीक है। पहले से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा 17वें चैप्टर तक, ठीक है। तो किताब खोल लो, पहला जो चैप्टर है आप देखिएगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इकाई फर्स्ट है, क्या है, उदारवादी जनतंत्र। यहाँ पर हम उदारवाद की बात करेंगे। मोस्टली ये जो बुक है पूरी यूरोप की तरह है, यूरोप में उदारवाद जो था उससे रिलेटेड इसमें रहेगा। तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मेरी बात करूं तो 1.4 वाइमर गणतंत्र और उदारवादी जनतंत्र क्या होता है, इसको पढ़ करके जरूर जाना 1.4 को, ठीक है। उसके बाद जो आपको पढ़ करके जाना है 1.7 आर्थिक संकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे यूरोप में जो आए थे वो पढ़ करके आपके लिए जाना है, ठीक है। उसके बाद रहेगा 1920 को समझना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो मैं बता रहा हूँ उनको तो आप जरूर करके जाना, ठीक है। वाइमर गणतंत्र, उदारवादी जनतंत्र, आर्थिक संकट, 1920 को समझना, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ इनको आप जरूर करके जाना। और एक बार सामाजिक संघर्ष के जो है, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन में किस प्रकार का सामाजिक संघर्ष हुआ था, इसी को अगर आप पहले चैप्टर में से मात्र अगर मेरे हिसाब से देखोगे 1.4 अगर मैं बात करूं तो 7 1.8 और एक बार थोड़ा सा नज़र मार लेना 1.5 पर। पहले चैप्टर में से इतना ही करना, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पढ़ लोगे इसी में से आ जाएगा और पूरा चैप्टर इसी में से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अब आ गया है चैप्टर नंबर 2। अब दूसरा चैप्टर खोल लो, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर से ही बताऊंगा जो उसके शुरू में रहती है, ठीक है। तो आप चैप्टर को खोल लिया करो, ठीक है। देखिएगा चैप्टर 2 रहेगा। चैप्टर 2 क्या है, प्रारंभिक समाजवादी विचारक और मार्क्सवादी समाजवाद। तो इसमें से अगर मेरे हिसाब से अगर आपको जो करके जाना है उसमें से एक काम करना, जैसे प्रारंभिक समाजवादी विचार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाई प्रारंभिक जो समाजवादी सोशलिस्ट जो विचारधारा वो आपको पता होगा कि वो सोवियत संघ से निकली हुई है। तो मेरे हिसाब से ना इसमें जैसे 2.1 प्रारंभिक समाजवादी विचारक, इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद 2-3 लोगों का नाम कर लेना, बस ज़्यादा मत करना, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो आपका रहेगा ना 2.3 मार्क्सवादी समाजवाद क्या होता है, ठीक है। जैसे मार्क्सवाद जो समाजवाद है, जो मार्क्सवादी समाजवाद था ये कैसा है, खास तौर से मार्क्सवाद का कैसा प्रभाव पड़ा समाजवाद पर, इसको कर लेना, ठीक है। तो इसमें से अगर आप करोगे जैसे तो 2.2 तो करना ही है, लेकिन 2.2 में इसको करना, बस 2 कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो आपका रहेगा ना मार्क्सवादी समाजवाद में, मेरे हिसाब से मार्क्सवादी समाजवाद में आर्थिक और सामाजिक मार्क्सवादी समाजवाद का कैसे विश्लेषण किया गया है, ठीक है, और इस पर
मार्क्सवाद का प्रभाव कैसे पड़ा है, यानी मार्क्सवादी समाजवाद पर। ठीक है, यही इतना कर लेना, इसी को समझ लेना, इसी से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा वो 20 नंबर का आएगा, और 20 नंबर के लिए ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखना रहता है, 4-5 पेज लिखने रहते हैं। तो आप इतना ही समझ लेंगे कि कैसे प्रभाव पड़ा, इतना हो जाएगा। ठीक है, क्या है, चैप्टर नंबर 3 आ गया। यूनिट नंबर 3 क्या है, प्रतिक्रांति, फांसीवाद के अनुदार तानाशाही तक। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, तो अगर मेरे हिसाब से देखोगे ना, तो इसमें से ना इटली में फांसीवादी राज्य की आधार भूमि, भाई इटली में जो फांसीवाद आया है इसका बेस क्या था, आधार क्या था, मोस्टली इसको बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपको करना है, जैसे स्पेन में दक्षिणपंथी तानाशाही आंदोलन क्या था, या जैसे दक्षिणपंथी तानाशाही में, जैसे एक यूरोप की बड़ी दिक्कत है ना, जैसे भाई फांसीवाद अगर इटली में आया, तो इटली के बाद अगर आप देखोगे पोलैंड में भी फांसीवाद, हंगरी में भी, चेकोस्लोवाकिया में, और बाल्टिक जो राज्य थे यहाँ पर भी आ जाता था फांसीवाद। तो इसमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको जो करना है 3.4 करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको करके जरूर जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो करना होगा, स्पेन में दक्षिणपंथी तानाशाही कैसी रही है, खास तौर से इसको कर लेना, नहीं तो रहने देना। लेकिन 3.7 कर लेना कि भाई पोलैंड में, हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में यहाँ पर फांसीवाद कैसे रहा है। तो इंपॉर्टेंट के तौर से अगर मैं बात करूँ तो 3.4 है, और 3.7 ही रहेगा इसमें से। ठीक है, और खास तौर से भाई फांसीवाद को अच्छे से पढ़ के जाना कि फांसीवाद की आधार भूमि क्या है, यानी रीजन क्या था कि फांसीवाद जो आता है। चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद चलिए चौथा देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 4 है, क्या है, प्रतिक्रांति, जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद। अब यहाँ पर जर्मनी में जो समाजवाद आया है उसकी बात करेंगे चौथे चैप्टर में। तो अगर मैं समाजवाद की बात करूँ तो मोस्टली आपको इसमें क्या करना है, उस ध्यान से इसको कर लेना। 4.4 नाजीवादी पार्टी का गठन और आरंभिक वर्ष। ठीक है, इसको आपको ज़रूर करके जाना है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4.7 तीसरे राइसख राज्य और समाज, इसको कर लेना। ठीक है, यही यहूदियों का नरसंहार हिटलर के द्वारा किया गया था, इसको तो आप वैसे ही जानते होंगे। तो मोस्टली अगर मैं जो बात करूं इसमें यही रहेगा 4.4 और 4.7 इसको कर लेना। संसदीय गणतंत्र का संकट, जैसे इसको रहने देना। 4.6 करना, नाजियों का राजनीतिक कैसे रहा, यानी 4.4, 4.6 और 4.7 ही करके जाना इसमें से, चैप्टर नंबर 4 में से। ठीक है, और यहूदियों का जो नरसंहार के बारे में बात की गई है, हिटलर जो यहूदियों को भाई मानता था कि उसको, उनका जो उन्होंने देखा होगा ना भाई, तपते हुए कोयले में उनको मरवा देता था यहूदी, क्योंकि उसको लगता था कि जो यहूदी हैं वो जर्मनी का साथ उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में नहीं दिया, इसलिए कह सकते हो कि भाई जर्मनी की हार हो गई है। वो उनसे बड़ी घृणा करता था, उनको चुन चुन करके उसने भाई कह सकते हो उसको मरवाया, उनका नरसंहार किया। नरसंहार का मतलब बड़ी संख्या में लोग, यहूदी लोगों को उसने जान से मरवा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर वाला। ठीक है, समाजवादी विश्व, इसमें जो आपको करना है, पहली समाजवादी क्रांति क्यों हुई, यानी इसको पढ़ करके जरूर जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालो इसको। ठीक है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है, जो आपको करके जाना है इसमें से क्रांति के चरण, इसको पढ़ करके जाना। ठीक है, उसके बाद जो आपको करना है ना, युद्ध साम्यवाद, इसको कर लेना बस। ठीक है, क्या क्या करना है, चैप्टर नंबर 5.2, 5.3, ठीक है, उसके बाद 5.5, इतना ही, इसमें 3 करना है, 5.2, 5.3 और 5.5 करके जाना है। ठीक है, यही रहेगा। ओके, देखिएगा चैप्टर नंबर 6 आ गया। चैप्टर नंबर 6 भी वही समाजवादी विश्व से रिलेटेड ही रहेगा। इसमें से जो आपको करके जाना ना, जैसे भाई समाजवाद जो आया था ना, उसका अगर आप देखोगे तो पंचवर्षीय योजनाएं आती थी। ठीक है, समाजवादी जो हम बात कर रहे हैं ये सोवियत संघ की बात कर रहे हैं। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, उसी प्रकार से वहाँ पर योजना और औद्योगिकरण कैसे हुआ, खास तौर से सोवियत संघ में। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय नियोजित औद्योगिकरण, एक कैसे हुआ, तृतीय जो वो योजनाएं थी। 6.3 को एक बार जरूर रीड कर लेना। उसके बाद आपको जो करना है ना, वो
कृषि का सामूहिकरण कैसे हुआ, ठीक है, और ख़ास तौर से यहाँ पर सोवियत संघ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, समाजवादी, उसी को करके जाना है। और जैसे अगर मैं बात करूँ तो 6.3 और 6.4 ही करना है, बाकी नहीं करना है, ठीक है। देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपनिवेशवाद और समाजवाद दोनों से रिलेटेड है। इसमें से जो आपको करके जाना ना 7.3, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, उपनिवेशवाद के चरण, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्या 7.7 उपनिवेशवाद के चरण, इसको भैया पढ़ के जाना जरूर, ये बहुत पूछा जाता था, ठीक है। उपनिवेशवाद और समाजवाद, ठीक है, समाजवाद के सिद्धांत देख लेना एक बार बस, ठीक है। इसी में से चैप्टर 7 में यही करके जाना है, ठीक है, जो जो बता रहा हूँ, ठीक है। यानी इसमें अगर आप मैं बोलूँ तो 7.3, 7.4 और 7.7 बस यही करके जाना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा पूरा चैप्टर, ठीक है। इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 क्या है, औपनिवेशिक आधिपत्य के प्रारूप, ठीक है। तो भैया जो उपनिवेशवाद आया है किस प्रकार से है, जैसे भारत में कैसे उपनिवेशवाद आया भाई, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 3 चरण इसके बोले जाते हैं, ठीक है। इसको करके जाना, ठीक है, भारत में कैसे उपनिवेशवाद आया। उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव कैसा है, इसको पढ़ लेना, ठीक। वैसे भी तो पता होगा भाई, जब अंग्रेज हमारे देश पर आते हैं किस प्रकार से हमारा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, कृषि बर्बाद हो जाती है, व्यापार उद्योगों पर, हर चीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। ये भारत पर उपनिवेशवाद के कौन कौन से चरण है, इस चरण पढ़ लेना, ठीक है। और 8.2 8.3 कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे हिसाब से, अगर आप देखोगे तो जैसे ये उपनिवेशवाद है ना, अफ्रीका को कर लेना, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था या औपनिवेशिक इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है, ठीक है, खास तौर से अफ्रीका, यानी 8.4 को कर लेना, ठीक है, ओके। चैप्टर नंबर 9 आ गया है। चैप्टर नंबर 9 क्या है, औपनिवेशिक आधिपत्य के प्रारूप पार्ट 2। यहाँ पर क्या करके जाना है, यहाँ पर मेरे हिसाब से ना अर्ध उपनिवेशवाद का उद्भव। अर्ध उपनिवेश का मतलब होता है कि अगर कोई देश, जैसे मान लो कि इंग्लैंड वालों ने भैया, या ब्रिटेन कह सकते हो, कि उसने भारत को उपनिवेश बना लिया, कॉलोनी बना लिया, तो अर्ध उपनिवेश यानी पूरा मत बनाना, आधा कर लेना, ठीक है। अप्रत्यक्ष शासन के कुछ उदाहरण, जैसे मान लो कि किसी देश को, कोई देश ना अपना उपनिवेश बना लेता है। अप्रत्यक्ष शासन का मतलब होता है कि पिछले दरवाजे से किसी देश पर कंट्रोल कर लिया गया भैया, ठीक है, इसी को बोला जाता है। 9.2 और 9.3 में अर्ध उपनिवेश का मतलब फुल उपनिवेश नहीं है, ठीक है, आधा है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष शासन के कुछ जैसे चीन में था, लैटिन अमेरिका में था, यानी ओटोमन साम्राज्य में था, ईरान में था। इन देशों में अगर आप देखोगे जो ब्रिटेन था, या ये जो देश गुलाम थे, या ये दो जो उपनिवेश बने हैं वो पूरा नहीं थे, ठीक है। उस प्रकार से इसको बताया गया है। तो 9.9 जो 9 चैप्टर रहेगा, इसको अच्छे से एक बार कर लेना, थोड़ा ईजी ही रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा क्या है, चैप्टर नंबर 10 है। इसमें से क्या है, साम्राज्यवाद के सांस्कृतिक आयाम। इसमें क्या करके जाना है, खास तौर से देखना जो मैं बता रहा हूँ। इसमें से अगर आपको जो करना है, ईसाई धर्म और मिशनरी क्रियाकलाप। ईसाई जो थे ना भी, जैसे अगर बात कि ब्रिटेन किसी देश को उपनिवेश बनाता था, जैसे ब्रिटेन वाले ने हमारे देश इंडिया को गुलाम बना लिया, तो लोग अपने धर्म का प्रचार करते थे भैया, सबको यहाँ के हिंदू लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो शाही नियंत्रण के साधन, अंग्रेजों ने भारत को जो अपने कंट्रोल में लिया, कैसे लिया भैया, शिक्षा और भाषा का भी प्रसार कर रहे थे ना, अपनी भैया अपनी भाषा यहाँ पढ़वा रहे थे, अंग्रेजी सबको सिखा रहे थे किस प्रकार से। और एजुकेशन जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे यहाँ पर गुरुकुल उरुकुल चलता था, वहाँ पर पूरा मैकाले का एजुकेशन सिस्टम लागू करवा दिया, ठीक है। किस प्रकार से हमारी संस्कृति पर उसको प्रभावित करते हैं। साम्राज्य के निर्माण में मादक पदार्थों की भूमिका, अरे भैया जो यहाँ पर शराब और आप बिक रही है, अंग्रेजों ने ला के शराब बिकनी शुरू की। भारत के लोग ज़्यादा शराब नहीं पीते थे, अंग्रेजों की लाई हुई था। ऐसा नहीं था कि पहले हम मादक पदार्थ होते नहीं थे, राजा महाराजा बड़े बड़े आदमी पीते थे भाई मेरे, नॉर्मल लोग नहीं पीते थे। सुना होगा ना कि भैया अकबर या मुगलों की बात करें, वहाँ पर भी शराब का सेवन था, ऐसा नहीं था, होता नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था कि दुकान खुल गई हो, मार्केट खुल गया, ऐसा नहीं था बाजार को। अंग्रेजों ने आकर के मादक पदार्थों की भूमिका, ठीक है, इसको कर लेना मेरे हिसाब से। अगर आप इसमें ईसाई धर्म, मिशनरी, शाही नियंत्रण के साधन, शिक्षा और भाषा, इसको कर लेना, यही दो है। 10.3 10.4, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लेना दो को। और ये मादक पदार्थ वाला भी कर लेना, ठीक है, यही कर लेना, ओके। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, इसमें क्या पढ़ के जाना है,
जैसे दो विश्व युद्ध, इसमें से अगर मेरे हिसाब से अगर आपको जो करना है, युद्ध के कारण, ये जो दो विश्व युद्ध हैं इसके भैया कारण क्या हैं, यानी 11.2, ठीक है, क्या है 11.2 करके जाना है। उसके बाद जो आपको करके जाना है, शीत युद्ध की शुरुआत पढ़ लेना इसको। वैसे शीत युद्ध तो आपको ऐसे पता होगा। विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले राष्ट्र, ये तो नॉर्मली आप इसको टेबल में भाई विश्व युद्ध में कौन से लोग हिस्सा ले रहे हैं, जैसे एक धुरी राष्ट्र हैं और एक मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है। अगर धुरी राष्ट्रों की हम बात करें जैसे जर्मनी, जापान, इटली है, ठीक है। मित्र राष्ट्रों में जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ये सारे लोग मित्र, ब्रिटेन है, मित्र राष्ट्रों में था, ठीक है। उसके बाद 11.4 करना है, 11.2 करना है, पढ़ना वही है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 11 में से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है क्या, चैप्टर नंबर 12। इसमें क्या है, पूंजीवाद का संकट। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद या युद्ध के बाद पूंजी, तो इसमें जो आपको करना है, जैसे अगर आपको 12 पॉइंट यानी 12.4 युद्धोत्तरांत पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में संकट कैसे आता है। देखो भाई, अगर बहुत बड़े युद्ध लड़े जाते हैं तो पैसे बहुत खर्चा होते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, लोग भी मर रहे, पैसा भी जा रहा, तो क्या होता है, एक प्रकार से जो इकोनॉमी होती है उसमें मंदी छा जाती है, तो संकट आ जाता है अर्थव्यवस्था का, ठीक है। तो 12.4 करके इसमें जरूर पढ़ करके जाना। 12.3 और 4 को एक साथ में ही पढ़ लेना, ठीक है। वही बात करेगा कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो भी एक हमें मंदी उतनी नहीं दिखाई, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आप देखा होगा ना, 1929 में जो मंदी एक प्रकार से छा जाती है ना, उसकी बात करना है, ठीक है। रहेगा क्या है, चैप्टर नंबर 13 में क्या है, युद्धोत्तर विश्व की झलक, यानी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो उस समय हमें विश्व कैसे दिखाई देता है, ठीक है। उसमें से अगर मैं बात करूँ ना, इसमें से जो आपको करके जाना है, शक्ति संतुलन। देखो एक क्या था भाई, कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो लोगों को लगा कि जो पावर है ना, किसी के पास ज़्यादा शक्ति है, किसी के पास कम शक्ति है, शक्ति संतुलन गड़बड़ा गया है, इसलिए विश्व युद्ध हो गया। इसलिए क्या करा जाए भैया, सबको बराबर बराबर शक्ति दे दो, तो कोई किसी पर कुछ करेगा नहीं, शक्ति संतुलन बना दो, ठीक है, इसके लिए। और शीत युद्ध को जरूर पढ़ के जाना, शीत युद्ध इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 13.4, ठीक है। शक्ति संतुलन पढ़ करके जाना है और शीत युद्ध पढ़ के जाना, यही दो चीज़ों को, ठीक है, क्या पढ़ना है, शक्ति संतुलन और शीत युद्ध, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को जरूर कर लेना, ठीक है। चैप्टर रह गया क्या है, चैप्टर नंबर 14, 14 नंबर चैप्टर है। इसमें क्या करना है, युद्धोत्तर विश्व की झलक में ही देखना है। और भी क्या, जैसे जनसंख्या में बदलाव आता, भाई पॉपुलेशन घट भी सकती है, भाई वर्ल्ड वार हो गया तो क्या हो गया, भाई बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारा लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता है, बड़ी समस्या होती है, इसको कर लेना, ठीक है। जैसे आधुनिक वर्ग समाज में भी बदलाव आता है, इस सारी चीज़ों को है ना, इसको यानी 14.2 और कर लेना, ठीक है, 14.3 कर लेना। वैसे पूरा चैप्टर, ये चैप्टर मुझे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, बट 14.2 14.3 ही कर लेना, ठीक है, इसके लिए, बाकी नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें बात हो रही है भाई, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद क्या हमें परिवर्तन देखने मिलते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन घट गई भाई, बहुत सारे लोगों को इधर से उधर होना पड़ा, बहुत लोगों को विस्थापन होना पड़ा, घर छोड़ करके एक देश से दूसरे देश जाना पड़ा, ठीक है। समाज में बदलाव, सोसाइटी पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है, कार्य करने का तरीका बदल जाता है, शहरीकरण भी होता है और पूरा परिवेश बदल जाता है, ठीक है। देखिएगा अगला चैप्टर क्या है, 15 क्या है, 1850 से सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास। इसमें से जो आपको करना है ना, 15.2 दार्शनिक विचारों की बात की जाना है, ठीक है, दार्शनिक ही पढ़ लेना। विज्ञान में विकास, इसको पढ़ लेना, ठीक है, विज्ञान यानी 15 यानी 15.2 और 15.4 करके जाना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ों को आपको करके जाना है। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, रूमानीवाद, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ठीक है, रूमानीवाद पढ़ के जरूर जाना। यथार्थवाद पढ़ लेना क्या होता है, और आधुनिकतावाद, इन तीनों को 100% करके जाना है, ठीक है। अभी जो बता रहा हूँ ये चैप्टर, पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। रूमानीवाद, यथार्थवाद, आधुनिकतावाद, खास तौर से रूमानीवाद को जरूर कर लेना और यथार्थवाद को कर लेना, ठीक है। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 है, बिल्कुल लास्ट चैप्टर क्या है, संस्कृति और विचारधारा का निर्माण, जैसे नस्ल, वर्ग और लिंग भेद। इसमें क्या करके जाना है, अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो इसमें नस्ल की विचारधारा और लिंग भेद की विचारधारा, यही दो पढ़ने हैं, 17.2 और
4 यानी 4, इसी को कर लेना है। ठीक है, तो आपकी जो बुक है इसमें तो मैंने सारा बता, लास्ट चैप्टर है BHIC 114 114 हिस्ट्री ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए खास तौर से जितना इम्पोर्टेंट था बुक के अकॉर्डिंग मैंने सारा बता दिया। जितने मैंने बता रखे इनको ज़रूर करके चले जाइएगा, एग्ज़ाम काफ़ी ठीक ठाक से हो जाएगा। ठीक है।